बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you all students? I hope that you all are good and fine. It's our lecture number 5 of chapter number 5, the periodic table and the structure of the atom. In this chapter we will cover few topics. Out of these 4 topics we have particularly covered these two things and these two main topics. In this lecture we are going to cover up this topic inshallah ta'ala in this lecture. So learning outcomes for today's class is that we will cover how to write, and we will learn how to write the structure of different elements, or what is the electronic structure of different elements, and how do we represent electronic structure of atoms. So we will talk about these two main things in this lecture in detail, but before starting discussion on these topics we will have to cover few main things. ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम सबसे पहले एटम के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल कर लें. एक एटम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर को समझना ज़रूरी है, मास नंबर को समझना ज़रूरी है, और कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का समझना ज़रूरी है. अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर, जैसा कि आपने पढ़ा कि किसी भी एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उनके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंपैरेटिवली लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिगर इन साइज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत लाइट होते हैं. एंड फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द एटम पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम भी कहते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स या शेल्स में पाए जाते हैं, जो कि मूविंग पोजीशन में होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द वो घूम रहे होते हैं, ये या फिर हम उसको कहते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं विद वेरी फास्ट स्पीड. हम बात करते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसको हम, उसकी तादाद को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर, और उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, Z से. तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एटम की तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर आप देखें 15. तो हम ये कह सकते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है. ठीक है. इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि एक एटम है कार्बन, जिसके न्यूक्लियस में कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके न्यूक्लियस में 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कार्बन के लिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, Z फॉर कार्बन इज़ 6, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं. तो जिस एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. ठीक है. ओके. इसी तरह अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. मास नंबर क्या होता है. मास नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, right? The total number of protons and neutrons is called mass number. The total number of protons and neutrons is called in the nucleus of an atom is called mass number. ठीक है. अगर कोई एटम है, अगर हम इस एटम की मिसाल लें तो इसका मास नंबर क्या होगा. मास नंबर को A से जाहिर करते हैं और इसका मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स होगा, राइट। प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, अगर हम गौर करें यहाँ पर प्रोटॉन्स की मकदार है 15, या प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो है 15, और प्लस करेंगे न्यूट्रॉन्स की तादाद को। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है इसमें 16, तो 16 को ऐड करेंगे 15 में, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 31। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा हमारे पास, इस एटम का मास नंबर, इस एटम का मास नंबर हमारे पास कितना आएगा 31। ठीक है, तो ये इस मिसाल से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कार्बन की मिसाल दी थी, कार्बन की मिसाल दोबारा हम लेते हैं कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही उसके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर हम बात करें ए की, ए फॉर कार्बन, कार्बन का ए कितना है, ए का मतलब मास नंबर, यानी कि उसका मास नंबर कितना है। तो मास नंबर का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे बेटा, P plus N, protons plus neutrons, number of protons plus number of neutrons. There are 6 number of protons and 6 number of neutrons, so it will be 12. So हम ये कह सकते हैं कि A यानी कि mass number for carbon is 12. Okay, mass number for this atom is particularly 31. So mass number is actually the sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom. आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको कोई भी एटम दिया जाए, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बता दी जाए, तो आप मास नंबर यानी कि ए उनका इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी क्या है। देखें, डेंसिटी इज़ द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटीरियल सब्सटेंस। किसी भी मटीरियल सब्सटेंस का जो यूनिट मास में उसका जो वज़न आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम में उसका जितना वज़न आ रहा है, या सॉरी मास कह लें आप इसको, ठीक है, यानी कि जितना उसका मास है। तो मास क्या है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी ऑफ दैट मैटर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है डी फॉर डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर डी इज़ डेंसिटी, एम इज़ फॉर मास एंड वी इज़ फॉर वॉल्यूम। ठीक है, और इसके जो कॉमनली जो यूनिट्स होते हैं, मास को चूँकि हम ग्राम्स में लेते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो उमूमी तौर पर इसकी जो यूनिट है वो ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, या फिर वो केजी पर डीएम क्यूब भी होती है। ठीक है, ये दो उसकी मेन कॉमन यूनिट्स हैं, या तो ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर केजी पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम लीटर्स भी होता है। ठीक है, LITERS, लीटर्स। तो हम इसको दोनों बातें कह सकते हैं, केजी पर लीटर भी कह सकते हैं या केजी पर डीएम क्यूब भी कह सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, पहले तो ये समझ लें कि मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, उर्दू में उसको कहते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग इज़ द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या तब्दील हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मेल्ट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है, जब हीट अप्लाई की जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट टेम्परेचर को शो करता है, यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर ऐसा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चीज़ जाकर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी, यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस। तो ये कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज, यानी कि वो तब्दील होता है विदाउट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाए बगैर वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो, तो उस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह कह रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज, जो सॉलिड और लिक्विड फेजेज हैं उसके दरमियान एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल किसी सब्सटेंस का दो फेसेस के दरमियान होना, वो एक उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम बॉइलिंग देखते हैं। बॉइलिंग क्या है, देखें, बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई चीज़ लिक्विड से हीट देने पर वो क्या होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बॉइलिंग इज़ अ रैपिड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का गैस में कन्वर्ट होना, किसी भी लिक्विड का, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड विच अकर्स व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपराइज होती है, होता है वो लिक्विड, और फिर इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड
इज़ इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जब आपका वेपर प्रेशर और उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों बराबर हो जाते हैं। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस जिसको आप हीट कर रहे हैं, अगर उसकी जो सरफेस है उसकी सरफेस का एक प्रेशर बिल्ड होता है जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, तो वो प्रेशर और जो उसका एक्सटर्नल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों प्रेशर की बुनियाद, इन दोनों प्रेशर की वजह से अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। और अगर जिस पॉइंट पर वो दोनों प्रेशर जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो हमें बुनियादी मालूमात हैं हमने इसको कवर किया। इंशाल्लाह इस लेक्चर का जो पार्ट बी होगा उसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को किस तरह लिखा जाता है या बनाया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि उस चीज़ को समझने से पहले ये 4 या 5 टर्म्स जो आज हमने सीखी हैं ये पढ़ना ज़रूरी थी। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर यहीं तक मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये दो टॉपिक हैं, इंशाल्लाह इसका जो पार्ट बी लेक्चर होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। आज तक की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को कवर करेंगे ना। अब हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलते हैं।